नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है लोकतंत्र का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। तो सबसे पहले आपको बता दें वो कौन से मुद्दे हैं आपके जिनको आज प्रमुखता से हम कार्यक्रम में दिखाने वाले हैं। बात आज कार्यक्रम में होगी उस जनता दरबार की जिसे जनता की सुनने के लिए लगाया गया था, लेकिन एक रेप पीड़िता की बात सुनने के लिए 3 बार उसे कहना पड़ा उसके साथ बलात्कार हुआ, तब जाकर कहीं मुख्यमंत्री ये समझ पाए कि आखिर रेप पीड़िता कहना क्या चाह रही है। तो इस खबर की पूरी डिटेल होगी। इसके अलावा आपको दिखाएंगे हम बरेली की मैराथन की तस्वीर भी, जहां कोरोना नियम तो आप भूल जाइए, लेकिन तस्वीर ऐसी थी जो किसी को भी डर और चिंता से भर दे। तो बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर हम दिखा रहे हैं बिहार से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें बड़े मशहूर तरीके से सुशासन बाबू भी कहा जाता है, जनता दरबार लगाए बैठे थे। लेकिन इसी जनता दरबार में आज एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि एक रेप पीड़िता जो यहां मौजूद थी, मुख्यमंत्री से अपनी तकलीफ कहने आई थी, उसे 3 बार ये बताना पड़ा कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, तब जाकर मुख्यमंत्री ये समझ पाए कि वो क्या कहना चाहती है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि एक तरफ संवेदनहीनता की जो ये तस्वीर इस जनता दरबार में दिखाई दी, उससे अलग पीड़िता के जो दावे हैं कि आखिर कैसे उसे इंसाफ पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बड़े से बड़े पुलिस ऑफिशियल ने जो बातें उसे कह दी हैं, ये बातें एक गंभीर सवाल खड़े करती हैं इस बात लेकर भी कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात तो बड़ी कही जाती है, लेकिन असल में जमीन पर होता क्या है। देखिए पहले ये रिपोर्ट। बिहार की इस बेटी का दर्द आपने सुना, लेकिन सामने बैठे सुशासन बाबू नहीं सुन पाए। रेप केस हुआ सर रूपसपुर थाना में। इस बेटी ने फिर दोहराया कि रेप केस हुआ है। आप भी अच्छे से समझ गए हो, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय को अभी तक नहीं समझ आया। बात क्या? केस बताइए ना, क्या मामला क्या है? मामला क्या है? सीएम के सामने बैठी ये महिला 2 बार कह चुकी है कि रेप केस हुआ है। मामला रूपसपुर थाने में दर्ज है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री महोदय और अधिकारी सुन ही नहीं पा रहे। रेप केस है। रेप पीड़िता को 3री बार दोहराना पड़ा, तब जाकर वहां खड़े अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के कान तक की बात पहुंचाई और मुख्यमंत्री ने रिएक्ट। रेप का केस है सर। डीजीपी बोलते अब इसे हैं कि क्या ही समझा जाए। आम लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन वहाँ एक रेप पीड़िता को अपनी पीड़ा बार बार दोहरानी पड़ती है। रेप केस है। एक बार फिर देखिए, जनता दरबार में मुख्यमंत्री बैठे हैं, सामने एक महिला बैठी है, बीच में कांच की दीवार है। महिला के सामने एक माइक लगा है, एक अधिकारी माइक आगे भी कर देता है। सामने पीड़िता बैठी है, वो बोलना शुरू करती है, लेकिन मुख्यमंत्री कागजों में बिजी है। मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े 3 पुरुष अधिकारियों और जनता दरबार में आए लोगों के सामने इस महिला को वो बात 3 बार दोहरानी पड़ी जिसके लिए उसे यहाँ आने की जरूरत तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसे आना पड़ा। उसके साथ जो हैवानियत हुई उसे बार बार दोहराना पड़ा। रेप केस है। रेप का केस है सर। वैसे 3री बार कहने के बाद मुख्यमंत्री ने सुना तो उन्होंने सीधे डीजीपी को फोन करने का ऑर्डर दिया। इस बीच पीड़िता ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। डीजीपी बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों को प्रोवोक करती हैं। उसको लगा रेप का केस। ये रेप पीड़िता सिस्टम से इतना परेशान हो चुकी है कि अपनी जान तक देने को तैयार है। सर ये सारा एप्लीकेशन हर डिपार्टमेंट को हम देख के थक चुके हैं, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरे पास अब सुसाइड के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। हर तरफ से हार चुकी ये महिला मुख्यमंत्री के सामने अपनी गुहार लगा रही थी, बीजेपी के शर्मनाक रवैये के बारे में बता रही थी। इसी बीच फोन पर डीजीपी आ गए। अरे भाई, फ्री पटना की एक लड़की आई है नौबत, इसके साथ रेप का मामला है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है थाना। ये तो सब है, सबको बुलाइए इमीडिएटली नौबतपुर एरिया का।
इतना कहकर मुख्यमंत्री ने फोन काट दिया और पीड़िता को अधिकारियों ने जाने का इशारा कर दिया। यहाँ नीतीश कुमार से फिर एक सवाल, क्या नीतीश जी ने इस रेप पीड़िता की इन बातों को ध्यान से नहीं सुना था? डीजीपी बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों को प्रोवोक करती हैं। उसको लगाई रेप का केस। क्या नीतीश कुमार ने महिला की इन बातों पर गौर नहीं किया? क्योंकि अगर सुनते तो अपने डीजीपी को इन शर्मनाक शब्दों के लिए फटकारते जरूर। अब जरा सोचिए कि जिस बिहार में एक रेप पीड़िता को न्याय के लिए भटकते भटकते सीएम के जनता दरबार तक पहुंचना पड़ गया, जहां एक रेप पीड़िता को राज्य के डीजीपी कहते हैं कि लड़कियां लड़कों को रेप के लिए भड़काती हैं, जहां एक रेप पीड़िता को मुख्यमंत्री के सामने बैठकर 3 बार कहना पड़ता है कि मेरे साथ रेप हुआ है, ऐसे राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रेप केस है। तो क्या हुआ जनता दरबार में, इसकी पूरी झलक, पूरी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ इस वक्त रेप विक्टिम जुड़ रही हैं, पहचान हम जाहिर नहीं कर रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे। मैम, हमने ये पूरी रिपोर्ट जब देखी है, हमने देखा कि आपको 3 बार ये कहना पड़ा कि आपके साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद जाके मुख्यमंत्री ये समझ पाए। संवेदनहीनता ऐसी अगर दिखाई दे रही है जनता दरबार में भी, तो पहले आप ये बताइए कि आपका अनुभव इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री के साथ क्या रहा। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि रेप जैसा मामला ऐसा क्या कार्रवाई में नहीं हो रहा था जिसकी वजह से आपको जनता दरबार तक पहुंचना पड़ा, मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ा? बारह 7 को हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अप्लाई किए थे। 12/7 के बाद 3 तारीख को मतलब मेरा नंबर आया। इतने दिनों के इंतज़ार करने के बाद भी मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के खिलाफ नहीं सुनना चाहते थे, जो कि उनके पास सच्चाई बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था। डीएम से लेके डीजीपी, हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा गृह मंत्री, हर जगह मैंने एप्लीकेशन दिया लड़के के अरेस्टिंग के लिए, क्योंकि बिहार सरकार के पास सुनने के लिए टाइम नहीं है, उनके ऑफिसर्स के पास टाइम नहीं है। पटना के सिटी एसपी ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, डीएसपी फ़ोन नहीं उठाते, एसएसपी के पास मिलने के लिए टाइम नहीं है, डीजीपी मिलते हैं तो वो उनके अंदर आईपीएस होने का एटीट्यूड होता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मुख्यमंत्री के सिवा। लेकिन वहाँ से भी हम बस खाली हाथ लौट आए। ये वो लोग बोल दिए कि सब लोग बेल पे हैं, मतलब बेल पे हैं तो उन लोगों को गुंडागर्दी करने का अधिकार मिल गया है। लड़का का फादर पानीपत में रहता है, बैठी थी, पानीपत से बैठ के मेरा जीना हराम करके रखा है उसने। तब जाकर वो आपका मामला समझ पाए। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज जब मुख्यमंत्री से आपका संवाद हुआ, क्या उन्होंने आपको सुना, पूरी तरह से आपकी बात सुनी? क्या उनके सामने आप अपनी पूरी बात कह पाई? मैम, वो तो पूरी बात सुने बिना बस हमको डायरेक्टली बस बोल दिया आप डीजीपी के पास जाइए। उन्होंने पूरी बात सुनी भी नहीं कि मामला क्या है, अगर आपको मेरे पास आना पड़ा तो उसके पीछे रीज़न क्या है। बिना कुछ सुने उन्होंने मुझे डीजीपी के पास भेज दिया। और डीजीपी से शायद आपकी बात एक बार पहले हुई है, उन्होंने क्या कहा था आपको, जिस बात का जिक्र शायद आप इस जनता दरबार में भी कर रही थी? मैंने एक बार नहीं, मेरे पास वैसे 10 पेपर्स हैं जो मैं डीजीपी को आवेदन दे दे के थक चुकी हूँ, उनसे मिल के थक चुकी हूँ, लेकिन उनके द्वारा कुछ नहीं किया जाता है। मैंने बोला मेरी आईओ को चेंज कर दीजिए, लेकिन उनके पास आईओ को चेंज करने का पावर नहीं है। वो बोलते हैं हम आईओ नहीं चेंज करेंगे, तुमको जैसे करवाना है इसी से काम करवाना है। डीजीपी के पास वक्त नहीं है ना पीड़िताओं को सुनने का, क्योंकि उनके पास तो हाई लेवल का मीटिंग करना होता है उनको, और हम लड़कियों को तो वो ऐसी गंदी नज़र से देखते हैं जैसे हम कोई नाली का कीड़ा हो। आपने जनता दरबार में आज मुख्यमंत्री के सामने एक बात कही कि किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको ये भी कहा कि लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं और इसलिए बलात्कार होते हैं। कौन से ये ऑफिसर है जिन्होंने आपको ऐसी शर्मनाक बात की है? जी, डीजीपी बिहार, जो हमारे डीजीपी के बिहार के जो डीजीपी हैं, उनका ये स्टेटमेंट था कि लड़कियां लड़कों को प्रोवोक करती हैं तभी जाके ऐसा होता है।
आपने जब आज मुख्यमंत्री से बात की, उसके बाद से लेकर अब तक कोई फर्दर डेवलपमेंट हुए, कुछ और एक्शन हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ मैम। सीधे डीजीपी बोले हम इसमें क्या कर सकते हैं, सारे लोग बेल पे हैं, लड़का जेल में है। सारे लोग बेल पे हैं, लड़का जेल में है। उसकी फैमिली कभी रोज़ मेरी कीमत तय की जाती है, कितना पैसा लोगी तो कॉम्प्रोमाइज़ करोगी, तुम्हारी कहीं अच्छी जगह शादी करवा देंगे, इतना पैसा लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। उसकी माँ गाली गलौज करती है, उसकी बहन गाली गलौज करती है। मेरे पूरे गांव में मेरा वीडियो फैला के रखा हुआ है, मेरा मैसेज फैला के रखा हुआ है। हम मेरे पास अब मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन किसी को कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, देखिए आप ऐसी बातें मत करिए, क्योंकि आप मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगी आगे, तब जाकर इंसाफ की एक उम्मीद बनती है। आप मुख्यमंत्री तक आज पहुंची हैं। मैं चाहती हूं आपसे ये कहना कि इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं, उनके अधिकारी देख रहे हैं, उनके मैनेजर्स देख रहे हैं, सेक्रेटरीज देख रहे हैं, तो आपको जो बात उनसे कहनी है, इंसाफ आप मांग रही हैं, जो कदम उठाए जाने चाहिए, आप बताइए क्या होना चाहिए अब इस मामले में आगे। आप मांग करिए मुख्यमंत्री से, हमारे इस मंच से हमारी पूरी कोशिश है आपकी ये आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचे। मैम बस हम इतना ही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। जो उसका परिवार हमको इतना टॉर्चर कर रहा है, हमको सामाजिक बदनामी कर रहा है, मेरा मानसिक टॉर्चर कर रहा है, हम बस चाहते हैं उन लोगों को केस कर, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार में मैं कहीं खड़ी नहीं हो पा रही उन लोगों की वजह से। रोज़ जो मेरी कीमत तय की जाती है वो तय ना हो। मेरी आयु जो मेरे साथ की है उसको वो औरत कभी मेरा फ़ोन तक नहीं उठाती है। मेरा किसी भी केस में कोई गवाही नहीं लिया गया उस औरत से। हमेशा उस औरत के लिए हम बोले कि मेरी आयु को चेंज कर दीजिए, लेकिन डीजीपी वो नहीं चेंज किए, क्योंकि उनके पास तो पावर ही नहीं था। उनके पास बस पावर है कलम का कि वो जैसे मन वैसे केस डायरी लिखेगी और लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। नहीं चाहिए ऐसा भ्रष्टाचार हमको। हम सोच के बैठे हैं कि अगर हमको नहीं मिला इंसाफ, हम सुसाइड करेंगे और उसका जिम्मेदार सारे लोग होंगे, चाहे वो डीजीपी हो, आईओ हो या डीएसपी दानापुर हो। सब लोग का मिली भगत है इसमें, तभी वो लोग हमको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा एप्लीकेशन देने के बावजूद अगर कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ इस वक्त कि आपके भीतर जो आक्रोश इस वक्त है वो आपके शब्दों से जाहिर हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई कदम, हर इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपकी ज़िंदगी भी आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है, तो ऐसा कोई कदम आप नहीं उठाएंगी। हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचे। लेकिन एक बात मैं आज और समझना चाहती हूँ, जब आप मुख्यमंत्री के सामने बैठी हुई थी जनता दरबार में, कितना समय ये रहा? कुछ सेकंड्स मात्र का समय था जब आप उनसे बात कर पाई, 1 मिनट 1.5 मिनट। और मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप जब ये समस्या लेकर उनके पास गई हैं कि कोई ऑफिसर आपकी बात नहीं सुन रहा, दर दर से आपको भटकना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री ने आपको सुनने के लिए कितना समय दिया आज? मैम मुश्किल से बस 1 मिनट भी शायद हम अपनी बातों को नहीं रख पाए होंगे। पहले तो उनको सुनाई ही नहीं दे रहा था, और जब उनको सुनाई दिया तो फिर वो किस बातों को सुने ही नहीं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हमको हम कहना क्या चाहते हैं और उनके पास आए क्यों हैं। उन्होंने बिना किसी बात को सुने मुझे डीजीपी के पास भेज दिया, डीजीपी ने मुझे एसएसपी के पास भेज दिया, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन लोगों को पैसे मिलेंगे, पैसे पैकेट में रखेंगे और काम खत्म, और मैं वही करते रह जाऊंगी, एप्लीकेशन बस। आपकी पूरी बातचीत से जो 3 बड़ी बातें मुझे समझ में आई हैं वो ये कि मुख्यमंत्री ने आपको पूरी तरह से सुना नहीं, आप अपनी जो तकलीफें उनके सामने रखने गई थी उन पर गौर नहीं किया गया। इस मुलाकात के बाद से अब तक भी कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि जिन ऑफिसर्स ने आपके केस को ठीक से डील नहीं किया, उन ऑफिसर्स पर सख्ती की जरूरत है कि वो अपना काम ठीक तरह से करें। और तीसरी बड़ी बात, मैं आपके आक्रोश और भावनाओं को समझ सकती हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आत्महत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप अपने विचार में भी ना लाएं। हमारी कोशिश ये है, अपने मंच से हम आपको इंसाफ दिलाने की आवाज उठाते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज जब ये पीड़िता मुख्यमंत्री के सामने पहुंची, एक बार फिर देखिए जनता दरबार की वो तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर इस बात पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि जब 1 घंटे में इस देश में 4 बलात्कार हो जाते हैं, तो क्या एक बलात्कार पीड़िता अपनी तकलीफ लेकर अगर जनता दरबार में मुख्यमंत्री के सामने खड़ी है तो उसे सुना नहीं जाएगा? सिर्फ 1 मिनट भी सुना नहीं जाएगा। देखिए ये पूरी तस्वीर। सर हम एक रेप विक्टिम है। क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि हम डीजीपी डीएम हर जगह घूम के थक चुके हैं, लेकिन मेरी आयु ना तो मेरा फोन उठाती है, ना हमको केस का कोई जानकारी देती है। डीजीपी बोलते हैं लड़कियां। केस क्या हुआ? केस बताइए। ये केस हुआ सर रूपसपुर थाना में। रूपसपुर थाना में क्या कार्रवाई हुई? रूपसपुर थाना में फोन करते हैं तो बोलते हैं आयोग से बात कीजिए। आयोग कभी फोन नहीं उठाती। बात क्या हुई? केस बताइए ना, क्या मामला क्या है? मामला क्या है? सर रेप केस है। रेप का केस है? सर डीजीपी बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों को प्रोवोक करती हैं। उसको लगाई रेप का केस। सर ये सारा एप्लीकेशन हर डिपार्टमेंट को हम देख के थक चुके हैं, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरे पास अब सुसाइड के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अरे भाई फ्री पटना की एक लड़की आई है नौबत, इसके साथ रेप का मामला है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है थाना। ये तो सब है, सबको बुलाइए इमीडिएटली नौबतपुर एरिया का। और हमें उम्मीद है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, इस पीड़िता की बात उन्होंने सुनी, तो कम से कम इस मामले पर कार्रवाई हो और पीड़िता को इंसाफ मिले। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे लोकतंत्र में अगली बड़ी खबर का। बात चुनावी रैलियों की, चुनावी कार्यक्रमों की, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब कोरोना जबरदस्त तरीके से अपने पैर पसार रहा है। ओमाइक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो गई और तीसरी लहर का संभावित खतरा ऐसा लग रहा है कि जमीन पर कभी भी सच हो सकता है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के देवबंद की चाहे आप तस्वीर देख ले, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एटीएस कमांड सेंटर के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे और वहां पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। तो दूसरी तरफ बरेली में कांग्रेस के कार्यक्रम में, जहां लड़की हूं लड़ सकती हूं के बैनर तले लड़कियों का मैराथन रखा गया था, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक वोट के चक्कर में जनता की जान को खतरे में डाला जाएगा। एक तरफ प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मैराथन में हुई भगदड़ में बेटियां घायल हो रही हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी बेटियों के साथ खड़े होने का वादा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मैराथन में सड़क पर गिरी लड़कियों का हाथ थामने कोई नहीं आया। बरेली में कांग्रेस द्वारा आयोजित मैराथन में भगदड़ मच गई। सुबह करीब 10 बजे मैराथन में हिस्सा लेने के लिए भारी मात्रा में लड़कियां इकट्ठा हो गईं। मैराथन शुरू होते ही सामने की कतार में खड़ी लड़कियां गिर गईं और पीछे से आती लड़कियों के नीचे दब गईं। मैराथन में मची भगदड़ में कई लड़कियां सड़क पर गिरने की वजह से घायल भी हो गई, जिन्हें इलाज के लिए भेजना पड़ा। लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। सब के सब चुप्पी साधे बैठे रहे।
घटना पर बोलने आई कांग्रेस के नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन, लेकिन इन्होंने भी बेतुका बयान दे दिया। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियां हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। खैर, मैराथन में मची भगदड़ में किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन यहाँ खतरा चोट से कहीं ज्यादा बड़ा है। कांग्रेस के इस मैराथन पर सवाल कोरोना की वजह से उठ रहे हैं। कोरोना काल में जब देश भर में 37,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, खुद यूपी में बीते 24 घंटे में 570 केस सामने आए। ऐसे समय में सिर्फ वोट के लिए लोगों की जान को जोखिम में डालना कितना जायज है? एक मैराथन के नाम पर कांग्रेस पार्टी भले ही चंद वोट बटोर ली, लेकिन अगर इस भीड़ की वजह से कोई भी कोरोना संक्रमित हुआ तो खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट वोट का धर्मचक्र का। हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के उन धार्मिक केंद्रों से आपको वोटर्स का मूड और चुनावी माहौल दिखाने की, जहां देश और दुनिया से लोग पहुंचते हैं। तो आज इसी कड़ी में आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हम खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं वोट का धर्मचक्र। जो 4 प्रमुख बौद्ध स्थल हैं, बौद्ध धर्म के जो 4 प्रमुख केंद्र हैं, उनमें से एक है कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था। तो हमारे सहयोगी रविकांत की ये खास रिपोर्ट कुशीनगर से। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आ पहुंची है कुशीनगर में। कुशीनगर की पहचान महात्मा बुद्ध से है और मेरे ठीक पीछे महात्मा बुद्ध की ये महापरिनिर्वाण स्थली है। न सिर्फ देश से बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में जानने के लिए आते हैं और सरकार भी इसे बुद्धा सर्किट के रूप में डेवलप कर रही है। अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको ये बताएंगे कि कुशीनगर में इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं और विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट करने जा रही है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत अधिक समानताएं हैं और कुशीनगर उनमें से एक है जहां पर 14 अलग अलग देशों की मोनेस्ट्री है। इस वक्त हम थाई मोनेस्ट्री में हैं। यहां की तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहां पर जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं यहां पर आते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना यहाँ समय बिताया था, उनके बारे में जानते हैं और बहुत सारी यादें कुशीनगर से लेकर जाते हैं। चूँकि इस मोनेस्ट्री का जो रख रखाव है वो थाई की जो रॉयल फैमिली है थाईलैंड की वो करती है। यहाँ पर किस तरीके का फंक्शन होता है, कैसे ये एक तरीके से सामाजिक भारत का प्रतीक है। यहाँ पर 14 अलग अलग देशों की मोनेस्ट्री है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अगर थाई मोनेस्ट्री की बात करें तो इसकी खासियत क्या है और कैसे ये एक मैसेज देता है पीस का? थाई मोनेस्ट्री जो कुशीन बनी है, इसका निर्माण 1994 में थाई बुद्धिस्टों के दान के द्वारा हुआ था, जिसकी देखरेख जैसा कि आपने खुद बताया है कि रॉयल फैमिली खुद करती है। और यदि आप हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म में समानता की बात करें तो मैं चाहूँगा आप उधर देखें। उनका जो नेशनल एम्बलम है थाईलैंड का, वो गरुड़ है। यदि आप उसको अपने हिंदू धर्म से जोड़ें तो वो भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। उसी के साथ विष्णु, यदि आप उस
पक्षी को ध्यान से देखें तो उसके जो विंग के लुक हैं या अगले हाथ को दिखाया हुआ है वही इनके बिल्डिंग के कॉर्नर में आपको पूरा नजर आ जाएगा। तो उनकी स्थापत्य कला है नंबर 1। नंबर 2, थाई में जो रॉयल फैमिली है उनकी जो डायनेस्टी चल रही है, अभी वहाँ के जो शासक है उनके नाम के आगे लिखा हुआ है रामा 10। ये अपने को वहाँ का राम अवतार मानते हैं। और थाईलैंड की जो पवित्र पुस्तक, थाईलैंड का जो राष्ट्रीय पुस्तक है वो रामायण है। और वहाँ थाईलैंड में अलग अलग समयों पे महाभारत और रामायण का जीवंत मंचन किया जाता है। वहाँ के कलाकारों ने एक आध बार आके कुशीनगर में भी रामायण का मंचन किया था, जो कि काफ़ी सराहा गया था स्थानीय लोगों के द्वारा। तरीके से भारत और थाईलैंड के बीच में कितनी मैत्री है उसका ये प्रतीक है मॉनेस्ट्री। और जो भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। थाईलैंड से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं और इसके साथ ही भारत और थाईलैंड के बीच ये मित्रता का एक प्रतीक है। आने वाले चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन सरकार का ये प्रयास है कि इसे बुद्ध सर्किट के रूप में डेवलप किया जाए और पूरी दुनिया के मानचित्र पर कुशीनगर का नाम हो, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करे। इसीलिए सरकार ने यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी किया है जो पूरी तरीके से फंक्शनल है। पूर्वांचल में वाराणसी के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। ये कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अक्टूबर के महीने में किया था। इस एयरपोर्ट के बन जाने से पूर्वांचल में जो विकास की संभावनाएं हैं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। पूरे 590 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया है इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए और इसके साथ ही 600 करोड़ की लागत आई है। आसपास के जितने आप इलाके देख रहे हैं, इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद जो कुशीनगर है वो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है और सीधे एयर कनेक्टिविटी होने की वजह से न सिर्फ देश के बल्कि पूरी दुनिया के जो पर्यटक हैं वो कुशीनगर में आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार बुद्धा सर्किट पर काम कर रही है। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार बुद्धा सर्किट को डेवलप कर रही है और कुशीनगर उनमें से एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। इसीलिए गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको देखने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने के साथ ही विदेशों से भी लोग आते हैं। थाईलैंड से, बैंकॉक से, श्रीलंका से, म्यांमार से। तो जितने भी गौतम बुद्ध को मानने वाले श्रद्धालु हैं उनको अब ये सुविधा मिलेगी। जी, ये पूर्वांचल का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो फंक्शनल हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया। इस एरिया की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये एयरपोर्ट जो है कैसे गेम चेंजर की भूमिका निभाएगा? योगी मोदी सरकार का ये उपहार रहा पूर्वांचल वासियों के लिए कि उन्होंने सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय यातायात से जोड़ दिया कुशीनगर को और इसके बाद यहाँ तेजी से पर्यटन के विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। यहाँ रोजगार में तेजी से वृद्धि देखी जा सकती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से हम देश और विदेश के विभिन्न शहरों से सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे और अभी फिलहाल यहाँ से दिल्ली की उड़ान शुरू हो चुकी है जो कि लगभग फुल जा रही है। तो हम सब लेके बहुत आशान्वित हैं कि यहाँ बहुत बड़ा विकास होगा। सिर्फ कनेक्टिविटी एक माध्यम होती है जिससे पर्यटन का सीधा विकास होता है और हम अब सीधी कनेक्टिविटी में विश्व पटल पर आ चुके हैं। कुशीनगर लोकसभा की कस्यां विधानसभा में है और ये कस्यां का मार्केट आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे एक बार जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं और वो जब वोट करेंगे तो उनके मन में क्या सवाल रहेंगे, क्या सोचकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लीला जी, ये बताइए कि इस बार किसका जोर है कुशीनगर कस्यां में? इस समय दो दलों के आमने सामने का टक्कर है। हाँ, कौन कौन? मान लीजिए वो जनता भारतीय जनता पार्टी है और ये सपा है। तो ये बताइए कि आप लोगों के इलाके में काम हुआ है? 4 साल बीजेपी की सरकार रही, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, काम हुआ है? इस समय ये रोडवेज जो है, ये सामने रोडवेज जो है उन्हीं के काल में बन रहा है। अच्छा,
आप लोगों को सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिला है? बहुत लाभ मिल रहा है। तो किसको वोट करेंगे इस बार? जिधर देखिए ये बहता पानी की तरह है। हाँ, जिधर बहेंगे, जिधर आदमी बह जाए ये तो एक पल में आदमी बदल जाता है। लोकल उम्मीदवार का मतलब युवा के चेहरा, मतलब मान लीजिए कि कहीं बीजेपी अपना टिकट या उम्मीदवार हल्का उतारेगी तो यहाँ से सपा का वर्चस्व कायम रहेगा, क्योंकि सपा के उम्मीदवार जो आ रहे हैं जरा ठीक ठाक हैं। लोकल उम्मीदवार का मतलब युवा के चेहरा, मतलब इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? हम तो मोदी के ही भाई, मोदी ही आएगा फिर। क्यों, कोई खास वजह? मोदी बहुत काम कर रखा, पूरी रोड देखिए, हर चीज, इंटरनेट, एयरपोर्ट बन गया, हो गया। विकास तो अभी थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ। जैसे हमारा स्टेशन सामने का दिख रहा है और अभी एयरपोर्ट का बना है। विकास अभी हल्का फुल्का स्टार्ट हुआ है और जहां हमको एजुकेशन शिक्षा की बात होगी वहीं हम वोट देंगे। जो बंदा इस एजुकेशन शिक्षा नौकरी इस पे सवाल करेगा उसी को हम वोट देंगे। कौन सी पार्टी का काम आपको पसंद है? नेता कौन सा पसंद है? क्योंकि इस समय दोनों नेताओं को पसंद है, योगी जी भी पसंद है और अखिलेश यादव भी पसंद है। दोनों पसंद है। और दोनों किसको? अब तो दोनों लोग की लड़ाई है, मजबूत है, दोनों टक्कर में है। अब जो निकल जाए बाजी जो मार ले जाए, लड़ाई तो अखिलेश और योगी जी में ही है। योगी जी का काम तो ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, हमारे हिसाब से तो सपा को आना चाहिए। अच्छा, आप एयरपोर्ट का बोल रहे हैं, एयरपोर्ट का जो बजट था वो अखिलेश यादव ने ही दिया था। उसका बजट अखिलेश यादव ने ही दिया था। यानी आप चाहते हैं कि सपा वापसी आए? जी। क्या क्या हुआ है, कुछ क्या बदला है जीवन में? जीवन में ये बदला है, रोडें बन गया, उड़ान चालू हुआ है, और महंगाई ज़्यादा है। तो महंगाई एक दिक्कत है। महंगाई छोड़ के और सब ठीक है? और सब ठीक है। अच्छा, भाजपा का काम कैसा लगता है? भाजपा का काम तो ठीक है। ठीक है। और अखिलेश? उनका भी ठीक है। लड़ाई बस दो ही पार्टियां होगी, सपा में और भाजपा में लड़ाई होगी। तो यहाँ पे 5 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, योगी जी मुख्यमंत्री रहे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, बस स्टैंड बनवाया। तो आप लोगों के जीवन में कुछ बदलाव है? दिया, विकास किया है, मैं ये इस बात को नहीं नकारता हूँ, विकास तो किया है भाजपा ने। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो कि महंगाई मुद्दा पे जो है कि थोड़ा सा विफल रही है। सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, आपको किस पे यकीन है, किस पार्टी पे? जो काम कर रही है उसके लिए हम दावेदार रहेंगे। तो अभी तो 5 साल से बीजेपी की सरकार रही है, उसी के कामकाज का आकलन होगा, उसका कामकाज कैसा लगा आपको? अभी तो काम अच्छा ही कर रही है, क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण सब संभाले वही हुए हैं। क्या नहीं हुआ जनता का? जनता का काम ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन दिक्कत कुछ तो कुछ आई है। युवाओं का दिक्कत आया है, कुछ नौकरी नहीं मिली है, किसी को परेशानी तो हो ही रही है इसमें। उसके लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा ना युवाओं के लिए। इस बार के चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए। हाँ, रोजगार नहीं मिले। हाँ। योगी जी ठीक काम करते हैं, से अखिलेश भी ठीक है, कोई खराब नहीं है। हाँ। और कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो योगी के राज में ठीक है। हाँ। तुम्हारे लिए वोट के क्या मायने, क्या सोच के वोट करते हो? भविष्य के लिए वोट किया जाता है कि आगे चलकर कुछ भविष्य में डेवलपमेंट हो, बच्चे सही से पढ़े लिखे, शिक्षा अच्छा हो, ये होना चाहिए। वोट करने जाएंगे तो क्या सोच कर वोट करेंगे? जो भी सरकार अच्छी विकास करेगी, अच्छी काम करेगी, उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। जो सरकार जो है कि धर्म के नाम पर, हेन टेन के नाम पर ये सब लड़ाएगी भिड़ाएगी, उसको तो हम वोट नहीं करेंगे। भाजपा कर रही है, मैं मुस्लिम हुआ, लेकिन मैं भाजपा को जो है सपोर्ट करूंगा, भाजपा को मैं वोट करूंगा। भाजपा माने या न माने, लेकिन अपना कर्म जो है कि मैं करूंगा। युवाओं के लिए तो इस समय समझिए भाजपा एकदम बहुत निचले स्तर तक चली गई है। सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि सपा है, ठीक है। हाँ, हम भी चाहते हैं कि सपा ही है। रोजगार के फ्रंट पे कोई काम नहीं हुआ? रोजगार के काम कोई नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर लोग कर्जे में दबे जा रहे हैं। जब मान लीजिए गवर्नमेंट कर्जा लेगी तो आम पब्लिक ही कर्जे में दबेगा। तो यही बात है कि पब्लिक चाह रही है कि मतलब कर्जा से मुक्त हो,
बाबा आप बताओ, आपको क्या लग रहा? आप तो पुराने आदमी, कई चुनाव देखे होंगे। जी सर, मैं आपको बता दूं, देखिए ज़मीनी हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मीडिया पर है, चैनल पर है, इनके नेता बोल रहे हैं, लेकिन आम जो जन है वो काफ़ी हताश और त्राही माम कर रहा है। महंगाई जोरों पर है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो एकदम जीरो है, केवल लूट खसुट मची हुई है दवा के नाम पर। केवल अब ये सरकार की नाकामी समझिए या प्रशासन की है, केवल हर डॉक्टर 50 से 40% कमीशन और दवा लिख रहा है। जिसे कमर आदमी दवा तो कराना है, चाहे खेत बेच करे चाहे बंधक करेगा। युवा वर्ग सब भाग जा रहे हैं बाहर। ये बताइए कि कोरोना में आप लोगों को मदद मिली सरकार की तरफ से? वैक्सीन लगा है आपको? वैक्सीन लगा सरकार की तरफ से? जी जी। और कोविड में आप लोगों को अनाज राशन मिला? और अनाज राशन तो मिल रहा है, लेकिन उसे तो काम चलने वाला ही है। अनाज से कुछ काम नहीं चल, जब तक आदमी रोजगार नहीं करेगा तो दवा कहाँ से कराएगा, पढ़ाई कहाँ से लिखाएगा, बच्चों को फीस देना है। सरकार कर रही है, सब ठीक है, केवल अनाज दे रही है और पब्लिक युवा वर्गों को कोई इतनी नहीं दे रही है, बेरोजगार नहीं दे, लोग बाहर जा रहे हैं, घर भाग के आ रहे हैं। केवल अनाज खाने से काम नहीं चलेगा ना। जो सरकार में लाभ दे रही है, लाभ मुद्रा योजना, आवास, यहाँ के लोग सब कुछ कमीशन खा रहे हैं। लोग 30,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, 50,000 चाहिए। हाँ तो दे रही है, सरकार दे रही है, आवास दे रही है। यहाँ के लोग कह रहे हैं 50,000 चाहिए हमको, आवास पास कराएंगे। मुद्रा योजना है, बैंक वाला कह रहा है कि 20,000 हम लेंगे तो मुद्रा योजना देंगे। सरकार क्या कर रही है? मतलब आपके कहने का ये है कि ऊपर से सरकार तो दे रही है, नीचे सिस्टम में से लोग सब साफ कर रहे हैं। लोग अगर घर मिला कैसे घर बनवाएंगे हम? 2 लाख मिला, 2.5 लाख मिल रहा है, 50,000 खाई कर रहे हैं लोग, घर बनवा लेंगे हम? गवर्नमेंट पूछना चाहिए ना, ये कमीशन कैसे ले रहे हैं लोग? लूट हो रही है, थाने में लूट हो रही है, हर महकमे में लूट रहे हैं। ये किसकी गलती है? इसको किसका फर्ज बनता है इसको कमांड पर रोक लगाना? या योगी जी को नहीं बनता है? या राष्ट्रीय केंद्र सरकार नहीं जानती कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में खुली लूट मच रही है? हमारी क्या जिम्मेदारी दायित्व बनती है? खुली लूट मचे और जिम्मेदारी उनकी नहीं है। ऊपर से आ रहा है पैसा। क्या विकास तो हो ही रहा है सर, बस वही है, मान विकास होना चाहिए, रोजगार भी चाहिए, साथ में रोजगार चाहिए। और विकास हुआ है, रोजगार नहीं मिला है? नहीं, रोजगार नहीं मिला है, रोजगार चाहिए युवाओं के लिए, और क्या। वोट के धर्मचक्र में हमने पूरे दिन कुशीनगर की जनता का नब्ज टटोलने का प्रयास किया। हमने ये जानने का प्रयास किया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं। कल हम आपको वोट के धर्मचक्र में आजमगढ़ लेकर चलेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ के मुद्दे कौन कौन से हैं।